वो एक दिन बदल जाएगा। जब वो इंसान बदल जाएगा तो काफी कष्ट होगा। इससे बेहतर है पढ़ाई को अपनाओ। ये धोखा भी देगा तो कुछ बना के ही छोड़ेगा। देख भाई, सही बात है। मतलब जो विद्या यानी जो सरस्वती है जो तुम पढ़ते हो, ये धोखा भी देगा ना। मान लो तुम किसी चीज का तैयारी करते हो, उसमें तुम्हारा नहीं हो पाया, बट तुम अगर मेहनत किए हो तो इतना कंफर्म है कि ये तुमको अगर धोखा भी देगा फिर भी तुम बेहतर रहोगे। तो इससे बेहतर इंसान से अच्छा है तुम किताब से लगाओ और इससे उम्मीद रखो ये धोखा भी देने के बाद तुमको बेहतर बना के रखेगा। ये बात मेरा याद रखना। तो आज तुमको हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है सुनना ध्यान से। जब हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप का तो आप बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट लाइक कन्वेक्स लेंस। तो सर सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जैसे छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को पेपर ऊपर पढ़ना होता है तो देखिए कि हाथ में एक कन्वेक्स लेंस लेके ऐसे ऐसे रख के पढ़ लेता है पेपर, देखिएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम छोटा चीज को बड़ा करके देख पाते हैं, इसलिए इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप का तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, आप बता सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वह क्या होता है भाई? इंस्ट्रूमेंट होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम लार्ज इमेज देखते हैं। किसका लार्ज इमेज देखते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट का। और कैसे देखते हैं भाई? क्लियरली देखते हैं। इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है सर, समझ गया सिंपल माइक्रोस्कोप। सर इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का? तो देखना हम तुम्हारे सामने रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। किसका हो? सिंपल माइक्रोस्कोप का। बहुत ही आसान है रे डायग्राम। हाँ सर आसान है, एकदम आसान है। देखना सबसे पहले मैं एक लेंस लिया और वो लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। मैं लेंस ले लिया, कन्वेक्स लेंस ले लिए सर। जब कन्वेक्स लेंस ले लिए तो आपको सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना होगा। कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस? ध्यान से बताएंगे फिगर, आराम से तुम ध्यान से देखना। लेंस है तो यहां पे इसका सेंटर है, इसको हम सी मान लेंगे। लेंस है तो इधर भी फोकस होगा जिसको एफ मान लेंगे, और इधर भी फोकस होगा जिसको हम एफ मान लेंगे। ठीक है सर। अब देख भाई, तुम देखा होगा कि जो लेंस लेके अपने नजदीक रख के पेपर पढ़ता है ताकि छोटा चीज बड़ा दिखे, यानी ऑब्जेक्ट काफी करीब रखिए, पास में रखिए। ऑब्जेक्ट रख दी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगा वो इस तरह से जाएगा। अब क्या होता है, तुमको पता है कि जब पैरेलल जाता है तो ये लाइट फोकस से पास करता है। कर गया पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन याद रखना, अगर लाइट सेंटर से जाएगा तो बिना रिफ्लेक्शन किए हुए सीधा पास हो जाता है। ठीक है सर। तो अगर हम देखें इधर कहानी कुछ भी नहीं हुआ, इस कहानी को हम यहां से पीछे लेकर आते हैं। देखें लेके आए पीछे, और इसको भी हम कुछ इस कदर से पीछे लाए और यहां पे मेरा इमेज का निर्माण हुआ। इमेज का निर्माण हो गया। और इस इमेज का जो निर्माण हुआ, अब इसका नाम था लिखेंगे। ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम लिखिए ए और इसका नाम लिखिए बी। ध्यान से देखना। और ये इमेज बना है, इमेज बना है तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ए डैश और इसका नाम लिख लिए बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। अब देखो एक बात सुनो, इमेज का जो एंगल होता है वो होता है बीटा और ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा। ये मान लेना। और सारा एंगल हम एक ही रेफरेंस पॉइंट से मानेंगे, ये भी बात याद रखना। क्या कहना चाहते हैं सर? देखना सुनना। अगर हम बात करें इमेज तो मेरा ए डैश बी डैश और ये सी, इसके आगे इमेज बन रहा है तो बोले इमेज का एंगल हम बोल रहे हैं
क्या मान लेना, बीटा, मान लिया बीटा, ठीक है सर मान लिया। अब ऑब्जेक्ट का एंगल मानना है तो हम बोले एक ही रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अगर तुम इससे इमेज का एंगल माने हो तो इसी से तुम ऑब्जेक्ट का भी एंगल मानना। तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। वो क्या, हम मान लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको इसे कर दिए कंस्ट्रक्ट, मिला दिए और इस ऑब्जेक्ट का नाम ले दिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इसको मान लिए यहाँ पे क्या मान लिए A1 ठीक। और बोले हैं कि यहाँ से हम एंगल मानना होगा उसी पॉइंट से। जब एंगल मानेंगे तो देखना, मतलब यहाँ से इसको हम इससे जोड़ दिए। अब देखो ये जो जुड़ गया तो ये जो एंगल बना ये एंगल को क्या बोले हम, अल्फा, ठीक है सर, समझ गए सर। अब क्या करना चाहते हैं मेरे भाई, ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट और ये सी है, तो ऑब्जेक्ट से लेके इस सी तक का जो दूरी होता है वो होता है यू, ठीक है सर। ये इमेज से लेके और यहां तक का जो दूरी होता है वो होता है क्या होता है यहाँ पे भी, ठीक है सर, मान लीजिए। अब देखो ये जो भी है वह किसके इक्वल है, मान लीजिए डी के इक्वल का डिस्टिंक्ट रीजन, जहां से कोई भी चीज आपको क्लियर दिखता है तो उसको हम डिस्टिंक्ट रीजन कहते हैं और उसको हम क्या मान लिए, डी पॉइंट। तो हमारा रे डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। अब बात हुआ कि सर इसका डेरिवेशन क्या है और ये क्या क्या कहानी है। जरा अगर हम कहानी देखें तो चलिए कहानी को हम देखते हैं। पहले आप इसका थ्योरी लिखना होगा। थ्योरी मतलब जो बात हम फिगर में बोले हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए आपको जरा समझा देखना। हमने बोला एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना होता है किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं हम किसके बीच में रखते हैं, फोकस और सेंटर किसका, लेंस के बीच में रखते हैं और हमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होता है जो कि फिगर में दर्शाया गया था। तो ये बात तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा थ्योरी लिखकर। सर ठीक है थ्योरी लिख लिए, तब क्या करेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। देख भाई अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन का तो तुम पहले से जानते हो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। और एक दूसरा मतलब और इसी मैग्निफिकेशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी जो एंगल इमेज के द्वारा बनेगा सो और जो एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा सो। यानी देख भाई आप ये बात पहले यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया गया है क्या, ये रेशियो होता है किसका, एंगल सबटेंडेड बाय किसका, इमेज का, और एंगल सबटेंडेड बाय किसका, ऑब्जेक्ट का। ये सभी कहाँ पे, आपके रिस्पेक्ट में। अब सर ठीक है हम मैग्निफिकेशन जानेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं m बराबर अभी आप जो लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, यानी m बराबर बीटा बाय अल्फा। काहे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम बोले हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी जो एंगल इमेज का होगा सो बटे जो एंगल ऑब्जेक्ट का होगा सो। ठीक है सर, ठीक है। अब चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको आप लिख सकते हैं कि m बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज यानी बीटा अपॉन क्या था, अल्फा। ये बात आया था, ठीक है सर, हाँ आया था। तो ये बात आया था। अब इसी को करेंगे कि फॉर ए स्मॉल एंगल, हम यानी हमको पहले फिर से फिगर बना लेते हैं, हम 1 मिनट में फिगर बना लेते हैं खटाखट। तो सबसे पहले हम क्या लिए, कन्वेक्स लेंस ले लिए, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस ले लिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर हुआ, ठीक है, ये इधर फोकस हुआ, ठीक है, इधर भी फोकस हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, इसको यहाँ से लाइट ले गए, यह फोकस से पास कर गया, ठीक है। उसके बाद सेंटर से जो लाइट जाता है वह सीधा पास कर जाता है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद इसको हम पीछे लाएंगे, पीछे ले आए, इसको भी पीछे लाए और ये मिला दिए और यहाँ पे इमेज बना, और इमेज बना तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम लिखे ए और इसका नाम लिखे बी और इसका नाम लिख लिए ए डैश और इसका नाम लिख लिए बी डैश, कोई दिक्कत नहीं होना
चाहिए। अब आपको पता है कि ये इमेज बना है और इमेज का एंगल जो होता है वो हमेशा बीटा से दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये बता दिए हुए हैं कि मतलब जो एंगल होता है वो एक ही जगह से हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का भी एंगल इसी लाइन से मानना होगा। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए जिस पॉइंट का नाम लिख लिए A1। क्या नाम लिख लिए? A1 लिख लिए और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए और ये एंगल बोले क्या है? अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको U से दिखा है, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको V से दिखा है और V बराबर क्या होता है? D होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब हम मेरे भाई अब हम कुछ करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, या सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखना होगा केस 1 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस 1 लिखना होगा फॉर डिस्टिंक्ट विजन। केस 1 में लिखना होगा पहले फॉर डिस्टिंक्ट विजन में अगर बात करेगा तो आप क्या कीजिएगा? तो लिखिएगा फॉर स्मॉल एंगल, यानी जब एंगल छोटा हो तब क्या करेंगे? तब मेरे भाई ध्यान से देखना, एम का एम, बीटा को लिखेंगे टैन बीटा और अल्फा को लिखेंगे टैन अल्फा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टैन बीटा अगर हमको निकालना हो तो बीटा जो है वो हमको यहाँ दिख रहा है, तो उसके लिए हम ट्रायंगल लिए। क्या लिए? A डैश B डैश C। तो इस बात को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसको यहाँ लिख देते हैं ताकि ठीक रहे आपके लिए। A डैश B डैश C और अल्फा अगर निकालेंगे तो अल्फा के लिए ट्रायंगल लेंगे A1 B डैश C। तो अल्फा के लिए ट्रायंगल लिए तो ट्रायंगल जो लिए A1 B डैश C लिख दिए। अब चलिए एम का एम, टैन बीटा अगर बात करें तो हमको पता है टैन बड़ा फॉर्मूला होता है P/B, यानी टैन थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, तो देख भाई अगर हम बात करें किस ट्रायंगल का? A डैश B डैश C का, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और जो बच गया सो बेस होता है। मतलब जो ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल है हमारा A डैश B डैश C, तो A डैश B डैश C में परपेंडिकुलर है A डैश B डैश। तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा A डैश B डैश अपॉन बेस जो इसमें B डैश C है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा B डैश C अपॉन। अब अगर अल्फा में बात करें, अल्फा के लिए ट्रायंगल बोले हैं A1 B डैश C, यानी A1 B डैश C में परपेंडिकुलर हमारा दिख रहा है A1 B डैश। ठीक है, बेस जो दिख रहा है इसमें B डैश C, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। M का M A डैश B डैश अपॉन B डैश C इंटू नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। B डैश से B डैश C कट गया, यानी M बड़ा मेरा फॉर्मूला आया A डैश B डैश अपॉन A1 B डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई सुन, ये तो आया ही आया, इसमें तो ठीक है सर, ये समझ गए। लेकिन अगर हम बात करें साइड में, क्या बात करें साइड में? A1 B डैश जो है पैरेलल है किसके? AB के, तो लिख सकते हैं हम A1 B डैश जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? M का M A डैश B डैश अपॉन A1 B डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई अब सुन, M का M और A डैश B डैश को अगर देखें तो A डैश B डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज का हाइट है, तो लिखेंगे इसको हम हाइट ऑफ इमेज। अगर हम बात करें AB का, तो AB जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। अब चलो, अब लिखेंगे नाउ एक ट्रायंगल लेते हैं भाई, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल ले रहे हैं A डैश B डैश C, एक ट्रायंगल लिए हैं इसी में A B C।
ले लिए। अगर हम ध्यान से देखें ए डैश बी डैश सी को, ए डैश बी डैश सी को और ए बी सी को सिमिलर है तो लिखना पड़ेगा आर आर सिमिलर। जब मेरे भाई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होता है, यानी लिखाएगा तब लिखाएगा ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी बराबर ए बी बाई, एक मिनट, रेशियो इक्वल होता है ना तो ऐसे थोड़ी लिखाएगा हो, ध्यान से देखिए ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर बी डैश सी बाई बी सी लिखाएगा। हाँ सर लिखाएगा। अगर हम ध्यान से देखें ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी को हम एम लिखे हुए हैं, इसके जगह क्या डाल दिए एम। और बी डैश सी को अगर ध्यान से देखें तो बी डैश सी जो है वो भी है तो भी लिख दिए, और बी सी जो है वो यू है यू लिख दिए। लेकिन दोनों इधर ही है तो दोनों का माइनस साइन है, इसलिए माइनस माइनस कट गया, यानी एम बराबर मेरा आ गया भी बाई यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझ गए। अब क्या कहना चाहते हैं? अब कहना चाहते हैं मेरे भाई कि लिखना पड़ेगा वी ऑल्सो नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। अब देख भाई इसमें दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब दोनों साइड कर दे तो ये हो जाएगा मेरा v/f बराबर v/v माइनस v/u लिखा जा सकता है। अब देख भाई v/f का v/f, ठीक है, ये तो कट गया, कट के 1 आया माइनस v/u को लिख सकते हैं m, तो हमने लिख दिया m। मेरे भाई यहाँ से m बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस v/f लिखा जा सकता है। सुन m का m 1 का 1 माइनस का माइनस, v बराबर अगर देखें तो d माने हुए हैं और उधर है तो कौन d होगा? माइनस का d होगा, अपॉन क्या होगा? f होगा। तो m का m 1 का 1 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस क्या हो गया d/f। अब मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन डिस्टिंक्ट विजन में m बराबर 1 प्लस d/f आ गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आने था अब हमें केस 2 करना होगा। केस 2 मतलब रिलैक्स आई के लिए करना होगा। तो चलिए अब केस 2 का चलते हैं, हम इसी में कर लेते हैं, ठीक रहेगा। थोड़ा कॉपी करने में सहायता होगा। तो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। आगे चलते हैं। तो मेरा दर्द मेरा प्यार मुझे लौटा दो। आ जाइए अब क्या करें? केस 2। केस 2 आपको बोले हैं हम, केस 2 जो है केस 2 जो है वो कह रहा है कि रिलैक्स्ड आई के लिए बनाओ। लिखेगा फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए बोला जाएगा, तब क्या करेंगे? तो देखना भाई सेम कहानी, एक कन्वेक्स लेंस लिए, प्रिंसिपल एक्सिस लिए, ये सेंटर होता है, ये फोकस है, इधर भी फोकस होता है। इस केस में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख लिए। अब लाइट जाएगा, फोकस से पास करेगा, कर गया, सेंटर से जाएगा, सेंटर से पास करेगा। रिलैक्स आई मतलब इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर तक। तो इसके लिए आपको इमेज बनाना होगा कुछ इस कदर से। बना दिए? ठीक है सर बना दिए। लेकिन हमको तो एंगल बनाना होगा, तब तो हमारा प्रूफ होगा। तो इसको मान लिए, लेट अस कंसीडर, ये पॉइंट मान लिए, इसको हम क्या मान लिए ए, और इसको हम क्या मान लिए बी, और इसको हम क्या मान लिए ए डैश, और इसको हम क्या मान लिए बी डैश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चल, इसकी और इसके बीच का दूरी हम जानते हैं बचपन से एफ होता है, और इसके बीच का दूरी भी इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है सर? अब ध्यान से देखिएगा, अब हम करेंगे कुछ काम। हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? m बराबर पर रखे हैं हम tan बीटा, अब i क्या होता है? tan अल्फा होता है। हाँ सर होता है। तो सुनना, m का m, इसमें tan बीटा जो लेना, मतलब इमेज का जो एंगल है वो ये है, यानी ये बीटा है, ठीक है सर। लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा, तो इसको लिए मान लेना, उसमें ही माने थे A1 इसमें मान लिए, और इसको इससे मिला दिए, और यहाँ से एक लाइन खींच के इसमें मिला दिए, और जो ट्रायंगल क्या मान लिए? अल्फा। लेकिन भाई जब tan बीटा निकालना होगा ना, ये तो माने हैं, इसी से निकल जाएगा, इसी से निकालना। ABC यहाँ लिख देंगे हम, कौन ट्रायंगल लिए हैं? ट्रायंगल ABC लेंगे, ठीक।
अब अगर अल्फा निकालना हो तो अल्फा निकालने के लिए ट्रायंगल मान लेंगे ए डैश बी डैश सी। ए डैश मतलब ट्रायंगल ए डैश सॉरी A1 B डैश C लेंगे। ठीक, अब चलना तो टेन बीटा अगर बात करें ABC में तो परपेंडिकुलर जो है वो AB है, तो हम लिख लिए AB, और बेस जो है BC है तो लिख दिए BC। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया सर। उसके अगर हम बात करें अपॉन अल्फा में, अगर बात करें अल्फा मतलब A1 B डैश C में बात करें, A1 B डैश C में बात करें तो परपेंडिकुलर मेरा है A1 B डैश बाई बेस बात करें तो B डैश C। अब इसको सॉल्व करना है, सुनो तो m का m AB अपॉन BC इंटू A1 B डैश बाई B डैश C। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात कर भाई, क्या तुम जानते हो क्या A1 B डैश किसके बराबर है? AB के, है ना? हाँ सर है, यानी m का m AB का AB BC का BC इंटू A1 B डैश की जगह हम लिख सकते हैं AB, लिख दिए AB बाई BC इंटू BC। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, उलट जाएगा ना, थोड़ा सा सुधार कर लो, एक मिनट रुको। तो क्या पूजा, क्या हाल है? आ जाओ, तो m का m AB अपॉन BC, नीचे ऊपर जाएगा ना, हो इतना तो होना चाहिए। ये माइनर मिस्टेक ही कैसे हो गया भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हमें पता है A1 B डैश बराबर क्या है? AB है, ठीक है सर। अब देखो m का m AB बाई क्या हो गया? BC इंटू B डैश C, और A1 B डैश की जगह क्या लिखा जाएगा? AB लिखा जाएगा। AB से भी कट गया, यानी m बड़ा मेरा फॉर्मूला आ गया यहाँ से B डैश C बाई क्या आया? BC। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ B डैश C क्या है? B है, B बोले तो D है, ठीक है सर D है। उसके BC क्या है? F है, तो इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, देखना तुम ध्यान से। m का m B डैश C को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस का D, क्योंकि B डैश C भी है, B इक्वल टू D है, और इधर है तो माइनस का D, और BC को ध्यान से देखें तो F है, कौन F? माइनस का F, माइनस माइनस कट गया, यानी इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आता है? D बाई F। यही मेरा फाइनल डेरिवेशन है। तो ये मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन था। सिंपल माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन को अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका यूज भी होगा फॉर्मूला का, वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या यूज होगा।